इस माइंड ब्लोइंग कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक विशाल जहाज को जो गहरी बर्फ में बुरी तरह फंसा हुआ है। तेज ठंड के बीच उसका कैप्टन एडरसन अपनी टीम को आदेश देता है, किसी भी तरह इस जहाज को बाहर निकालो। लेकिन कितना भी जोर लगा लें, शिप टस से मस ही नहीं हो रहा। सब कुछ कोशिश करने के बाद भी किसी को समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या किया जाए। रात को एडरसन अपने रूम में होता है, लेकिन तभी रात में अचानक गोलियों की आवाज आती है। एडरसन और टीम के लोग बाहर निकल कर देखते हैं। तभी उन्हें दूर एक रोशनी दिखाई देती है। कैप्टन अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचता है और तब उसे वहां पर एक घायल आदमी मिलता है। लेकिन इससे पहले वो लोग समझ पाते कि ये कौन है, वहां पर किसी मॉन्स्टर की चिल्लाने की आवाज आती है। कैप्टन उस आदमी को लेकर अपनी शिप की तरफ भागता है, लेकिन उसके बाद वो देखते हैं एक भयंकर मॉन्स्टर तेजी से उनकी तरफ आ रहा होता है। उसे रोकने के लिए सब तरफ से गोलियां चलाई जाती हैं, पर हैरानी की बात कि उसका उस पर जरा भी असर नहीं होता। वो सीधा उसी घायल आदमी की तरफ बढ़ रहा था। कैप्टन के कहने पर सभी अपनी पूरी कोशिश करते हैं उसे रोकने की, लेकिन न गोली का असर, न किसी वार का, कुछ भी उस पर काम नहीं कर रहा था। एडरसन खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो लोग मॉन्स्टर के पैरों के पास की बर्फ को तोड़ देते हैं और देखते ही देखते वो प्राणी पानी में गिरकर नीचे समा जाता है। कैप्टन को लगता है कि शायद वो अब मर गया है। वो वापस उस घायल आदमी के पास आते हैं। तभी उस आदमी को धीरे धीरे होश आने लगता है और वो बताता है कि उसका नाम विक्टर फ्रैंकस्टाइन है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो बेहद डरा हुआ है। वो घबराकर पूछता है, वो शैतान कहाँ गया? उसने तुम्हारे कितने लोगों को खत्म किया? कैप्टन उसे शांत करते हुए कहता है कि हमने उस दैत्य को मार गिराया है। लेकिन विक्टर अचानक चीख कर बोलता है, नहीं, वो मर नहीं सकता, उसे कोई नहीं मार सकता, वो फिर लौटेगा। वो तब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक तुम मुझे उसके हवाले नहीं कर देते। विक्टर की ये दहशत देखकर कैप्टन भी हैरान हो जाता है कि आखिर वो मॉन्स्टर है कौन। वो विक्टर से पूछता है, तुम आखिर हो कौन और वो प्राणी तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? और इसी पल विक्टर अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। यहीं से शुरू होती है विक्टर फ्रैंकस्टाइन की असली कहानी। विक्टर के पिता बैरन फ्रैंकस्टाइन अपने समय के सबसे मशहूर और सफल सर्जनों में से एक थे। उन्होंने पैसे और स्टेटस के लिए विक्टर की मां क्लेयर से शादी की थी, लेकिन ना वो क्लेयर से प्यार करते थे और ना ही विक्टर से। बैरन फ्रैंकस्टाइन की बस एक ही चाहत थी कि उनका बेटा भी आगे चलकर एक बड़ा डॉक्टर बने। इसी वजह से वो विक्टर को सख्ती से पढ़ाते थे, हर वक्त उसे दबाव में रखते थे। विक्टर को अपने पिता बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन अपनी माँ से वो बेहद लगाव रखता था। और एक दिन अचानक एक गंभीर बीमारी की वजह से विक्टर की माँ की मौत हो गई। ये सदमा विक्टर के दिल और दिमाग पर गहरी चोट छोड़ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके पिता इतने बड़े सर्जन होकर भी उसकी माँ को बचा क्यों नहीं पाए। विक्टर के छोटे भाई का नाम था विलियम। उसके पापा विलियम से तो बेहद प्यार करते थे, लेकिन विक्टर के लिए उनके दिल में हमेशा नफरत ही थी। वक्त बीतता गया और विक्टर के मन में एक ही सवाल घूमता रहता, उसके पापा उसकी माँ को बचा क्यों नहीं सके। आखिर एक दिन उसने ये बात सीधे अपने पिता से पूछ ही ली। तब उसके पापा ने शांत आवाज में कहा कि हर इंसान की एक न एक दिन मौत तय है, कोई भी हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहता। पिता की ये बात सुनकर विक्टर अंदर से भड़क उठा। उसी पल उसने ठान लिया कि वो मौत को हराएगा और एक ऐसा सर्जन बनेगा जो अपने पापा से भी ज्यादा महान होगा। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद था, डेथ को डिफीट करना। धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। विक्टर के घर पर मुसीबतें टूट पड़ी, उनके खेतों में आग लग गई, पैसा खत्म होने लगा और इन लगातार झटकों को उसके पिता झेल नहीं पाए और आखिरकार वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब विक्टर और विलियम अकेले रह गए। विलियम को रिश्तेदारों के पास लंदन भेज दिया गया, लेकिन विक्टर अब भी अपने उसी जुनून में जल रहा था, मौत को मात देना है। विक्टर मेडिकल कॉलेज चला गया। कई सालों की पढ़ाई और एक्सपेरिमेंट्स के बाद आखिर उसने एक ऐसा तरीका खोज लिया जिससे वो किसी भी डेड बॉडी को जिंदा कर सकता था। तब तक विक्टर बड़ा हो चुका था। एक दिन उसने कॉलेज के सामने अपनी खोज प्रस्तुत की। वो एक दुकानदार की लाश लेकर आया जो कई दिन पहले मर चुका था। विक्टर ने बताया कि उसने उस शरीर में अलग अलग मुर्दों के ऑर्गन्स लगाए हैं और अब वो इसे रिवाइव करके दिखाएगा। और सच में 2 बैटरीज से करंट देकर विक्टर उस डेड बॉडी को फिर से मूव करने लायक बना देता है। जहां एक तरफ विक्टर बेहद खुश था कि उसका एक्सपेरिमेंट काम कर गया, वहीं बाकी लोग उसे धोखेबाज और पागल कहने लगे। किसी को उसके काम पर यकीन नहीं हो रहा था, सबने उसे रिजेक्ट कर दिया। फिर एक दिन उसकी मुलाकात होती है हाइनरिच नाम के आदमी से। हाइनरिच बताता है कि उसकी भतीजी एलिजाबेथ विक्टर के भाई विलियम से शादी करने वाली है और उसने विलियम से विक्टर के बारे में और उसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बहुत कुछ सुना है। हाइनरिच को पूरा विश्वास था कि विक्टर सच में किसी डेड इंसान को जिंदा कर सकता है, एक नया ह्यूमन बना सकता है। हाइनरिच कहता है कि उसके पास बहुत पैसा है और वो अपनी पूरी वेल्थ विक्टर के सपने को पूरा करने में लगा देगा। बस विक्टर को उसके साथ पार्टनरशिप करनी होगी। हाइनरिच की बातें सुनकर विक्टर हैरान तो होता है, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो हाँ कर देता है। आखिरकार हाइनरिच विक्टर को अपने मैंशन में ले आता है, जहां विलियम और एलिजाबेथ दोनों मौजूद थे।
विलियम अब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था और वो भी विक्टर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता था। हाइनरिच तो पहले से ही अमीर था। इन दोनों का साथ पाकर विक्टर सच में बहुत खुश हो गया, लेकिन विक्टर के लिए उससे भी ज्यादा खुशी थी एलिजाबेथ से मिलना। वो एक साफ दिल, बेहद नेक लड़की थी और धीरे धीरे विक्टर के मन में उसके लिए फीलिंग्स पैदा होने लगी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हाइनरिच और विलियम ने मिलकर विक्टर को उसके रिसर्च के लिए एक ऊंचा सा टावर दिया और विक्टर ने जो जो मांगा, बैटरियां, मशीनें, पूरा लैब सेटअप, सब कुछ उन दोनों ने बिना झिझक के उपलब्ध करा दिया। विक्टर को कुछ डेड बॉडीज भी चाहिए थी, तो उसका इंतजाम भी हाइनरिच ने चुपचाप करवा दिया। जहां एक तरफ हाइनरिच और विलियम मिलकर विक्टर का पूरा लैबोरेटरी तैयार करने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ विक्टर का दिल धीरे धीरे एलिजाबेथ की तरफ खींचता जा रहा था। वो उसे मिलना जुलना बढ़ाता है और एलिजाबेथ भी समझ चुकी थी कि विक्टर उसे पसंद करता है। शुरुआत में सब कुछ स्मूथ चल रहा था, लेकिन फिर वक्त निकलने लगा और विक्टर का एक्सपेरिमेंट अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब अगला कदम क्या हो। उसी दौरान एक और टेंशन, वॉर शुरू होने वाली थी। हाइनरिच विक्टर को बताता है कि जिस इलाके में वो अभी हैं, उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर लड़ाई चल रही है और जंग खत्म होने के बाद जो भी सैनिक मरेंगे, उनके बॉडीज पानी में बहते हुए इसी वजह से इस तरफ आ जाएंगे, तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। विक्टर ये सुनकर तैयार हो जाता है। वक्त बीतता है और आखिरकार विक्टर एक परफेक्ट बॉडी तैयार कर लेता है। अलग अलग सैनिकों के शरीर के हिस्से मिलाकर उसने एक पूरा इंसानी ढांचा बनाया और उस नए इंसान का नाम रखा गया एडम। बस अब एडम में जान डालनी बाकी थी और इसके लिए जरूरत थी एक तूफानी रात की। विक्टर का प्लान बहुत क्लियर था। आसमान की बिजली को कैप्चर करके एडम के शरीर में चैनल करेंगे, जिससे उसकी इंटरनल बैटरी चार्ज होगी और उस बॉडी में लाइफ आ जाएगी। आखिर वो रात भी आ जाती है जिसका विक्टर को बेसब्री से इंतजार था। विक्टर हाइनरिच को बुलाने जाता है, लेकिन जाते ही उसे पता चलता है कि हाइनरिच की तबीयत बहुत खराब है और तभी हाइनरिच पूरे राज खोल देता है कि आखिर वो विक्टर की मदद करने में इतना इन्वेस्टेड क्यों था। हाइनरिच विक्टर को बताता है कि वो ज्यादा दिनों तक नहीं बचेगा। उसे एक ऐसी बीमारी है जिसने उसके सारे वक्त को गिन चुनकर बहुत कम कर दिया है। उसकी आखिरी ख्वाहिश बस यही है कि किसी तरह विक्टर एडम का शरीर उसे दे दे, लेकिन विक्टर इसके लिए मानने को तैयार ही नहीं होता। दोनों की बात इतनी बढ़ जाती है कि बहस धक्का मुक्की तक पहुंच जाती है और उसी दौरान हाइनरिच टावर से गिरकर अपनी जान गंवा देता है। लेकिन विक्टर के पास इस सब पर रुककर सोचने का भी समय नहीं था। तूफान पूरी तरह आ चुका था। आखिर वो क्षण आता है और विक्टर आसमान की बिजली को एडम के शरीर में भेज देता है, लेकिन एडम जरा भी नहीं हिलता। विक्टर को लगता है कि शायद एक बार फिर उसका एक्सपेरिमेंट नाकाम हो गया है। निराश होकर वो वहीं सो जाता है, लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो सामने खड़ा दृश्य उसे हैरान कर देता है। एडम उसके सामने खड़ा था, वो जिंदा था। एडम को देखकर विक्टर दंग रह जाता है, लेकिन एडम का बर्ताव एक बिल्कुल न्यूबॉर्न बच्चे जैसा था। उसे समझ ही नहीं आता कि वो कौन है, क्या कर रहा है या उसे क्या करना चाहिए। उसकी दुनिया पूरी तरह खाली थी, जैसे कोई नई शुरुआत। विक्टर उसे धीरे धीरे सिखाने लगता है, ये सूरज की रोशनी है, ये पानी, ये तुम हो और ये मैं हूँ। वो बताता है, मेरा नाम विक्टर है और मैंने ही तुम्हें बनाया है। एडम बस एक ही शब्द दोहराता रहता, विक्टर। उसके अलावा उसकी जुबान पर कुछ भी नहीं आता था। समय बीतता गया, लेकिन एडम के व्यवहार में कोई खास सुधार नहीं दिखा। वो सिर्फ वही एक शब्द बोलता, विक्टर। धीरे धीरे विक्टर को लगने लगा कि शायद एडम में समझने की क्षमता ही नहीं है, शायद वो मेंटली वीक है, शायद पूरा एक्सपेरिमेंट ही बेकार चला गया। वो उलझ गया था कि अब उसे क्या करना चाहिए। इसी बीच हाइनरिच को ढूंढते ढूंढते विलियम और एलिजाबेथ उस टावर पर पहुंच जाते हैं। अपने भाई को बहुत दिनों बाद देखकर विक्टर की खुशी साफ झलकती है। वो विलियम से बात कर रहा होता है कि तभी एलिजाबेथ को बेसमेंट की तरफ से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो नीचे जाती है और पहली बार एडम को देख लेती है। उसे दिखता है कि एडम को बांध कर रखा गया है। ये देखकर वो घबरा जाती है और तेजी से ऊपर लौट आती है। तब विक्टर मजबूरी में एलिजाबेथ और विलियम दोनों को सारी सच्चाई बता देता है, लेकिन हाइनरिच की मौत का जिक्र अभी भी नहीं करता। एडम को देखकर विलियम बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि उसके भाई ने वही हासिल कर लिया जिसका वो हमेशा दावा करता था। उसने सचमुच एक डेड इंसान को फिर से जिंदा कर दिया। लेकिन एलिजाबेथ के मन में एडम के लिए दया भर जाती है। उसे बुरा लगता है कि विक्टर ने उसे इस तरह क्यों बांध रखा है, उसके साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों किया जा रहा है। आखिर वो भी तो एक इंसान है। और धीरे धीरे एलिजाबेथ एडम के पास जाने लगती है। धीरे धीरे एलिजाबेथ को एडम से लगाव होने लगता है और ये देखकर विक्टर के अंदर जलन भर जाती है। उसी जलन से उसके मन में एडम के लिए नफरत पैदा होने लगती है। वो तय कर लेता है कि अब वो एडम को खत्म कर देगा, लेकिन उससे पहले उसे विलियम और एलिजाबेथ को यहाँ से दूर भेजना जरूरी था। वो विलियम को पूरी सच्चाई बता देता है कि हाइनरिच अब नहीं रहा और ये जो एडम है ये पूरी तरह बेवकूफ है, इसे मारना ही पड़ेगा। वो कहता है कि अगर ये शैतान सा प्राणी जिंदा रहा तो शायद सबको खतरा हो सकता है। विलियम अपने भाई की बात मान लेता है। वो एलिजाबेथ को लेकर वहां से निकल जाता है और विक्टर पूरे टावर को आग लगाने की तैयारी करता है। वो एडम के पास जाता है और कहता है, कुछ ऐसा बोलो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। और उसी वक्त एडम एलिजाबेथ का नाम लेता है। ये सुनकर विक्टर पूरी तरह आग बबूला हो जाता है और टावर में आग लगा देता है।
एडम लगातार चीखता चिल्लाता रहता है, लेकिन विक्टर उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। धमाके में विक्टर का पैर भी बुरी तरह चोटिल हो जाता है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, एडम कैसे बच गया? कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में लौट आती है। विक्टर कैप्टन को आगे की कहानी सुनाने ही वाला होता है कि तभी एडम उसी केबिन में पहुंच जाता है। कैप्टन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी एडम को काबू नहीं कर पाता। कैप्टन चिल्लाकर कहता है, मार दो मुझे और साबित कर दो कि जो विक्टर कहता था तुम वही हो, एक शैतान। कैप्टन की ये बात सुनकर एडम को बेहद चोट पहुंचती है। वो शांत होकर कहता है, ठीक है, तुमने विक्टर की कहानी तो सुन ली, अब मेरी कहानी सुनो और खुद फैसला करो कि गलत कौन था, मैं या विक्टर। और यहीं से एडम की कहानी शुरू होती है। धमाके के बाद विक्टर तो भागकर बच जाता है, लेकिन एडम अभी भी आग के बीच फंसा हुआ था। तभी उसकी नजर गटर पर पड़ती है और वो उसी रास्ते से टावर के बाहर निकल आता है। बाहर आ तो गया, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि अब कहाँ जाए, क्या करे। वो जंगल की तरफ बढ़ता है, जहाँ एक शिकारी उसे देख लेता है और हमला करता है। डर के मारे एडम वहाँ से भागता है और पास में एक घर दिखता है। वो घुसकर उस घर के बेसमेंट में छुप जाता है। कुछ देर बाद उसे ऊपर से लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। तब उसे पता चलता है कि ये घर उसी शिकारी का है जो जंगल में मिला था। उस घर में वो शिकारी अपनी पत्नी, भाई, अपनी बेटी और एक बहुत बूढ़े, लगभग अंधे पिता के साथ रहता था। एडम के पास कोई और ठिकाना नहीं था, इसलिए वह चुपके से उसी बेसमेंट में रहने लगा। वो बूढ़ा आदमी अपनी पोती को कहानियां सुनाता, उसे पढ़ना सिखाता था और एडम भी सब कुछ ध्यान से सुनता रहता। धीरे धीरे वो बोलना भी सीखने लगा। अब एडम खुद को इस परिवार से जुड़ा हुआ महसूस करने लगा। उसे समझ नहीं आता था कि वह क्या करे जिससे ये लोग उसे अपनाएं। फिर उसने उनके लिए छुपकर मदद करनी शुरू की। रात में जब ये सब सो जाते तो एडम लकड़ियां काट देता, बाहर की सफाई कर देता। परिवार वालों को लगता कि जंगल में कोई अच्छी आत्मा है जो उनकी मदद कर रही है। उधर एडम भी बेसमेंट में छुपकर खुश रहता। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी और शिकारी ने फैसला किया कि वो अपने परिवार को लेकर यहाँ से चला जाएगा। लेकिन बूढ़ा आदमी अपने बेटे से कहता है कि तुम सब जाओ, मैं यहीं रुकूंगा। शिकारी परिवार के साथ चला जाता है और बूढ़ा आदमी उस घर में अकेला रह जाता है। एडम सोचता है कि शायद अब वो इसके पास जाकर बात कर सकता है। हिम्मत जुटाकर वो उसके पास जाता है और बूढ़ा आदमी तुरंत पहचान जाता है कि यही वो है जो इतने दिनों से उनके बेसमेंट में छुप कर रहता था और उनकी मदद करता था। अब एडम और उस अंधे बूढ़े आदमी में अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो बूढ़ा आदमी उसे खाने का सामान देता, पहनने के लिए कपड़े देता और पढ़ने के लिए किताबें भी देता था। एडम सारी किताबें पढ़ डालता है। एक दिन वह अंधा आदमी पूछता है, तुम आए कहाँ से हो? लेकिन धमाके के बाद एडम कुछ भी याद नहीं कर पाता। न किसने उसे बनाया, न वो कहाँ पैदा हुआ। उसे बस एक ही नाम याद रहता है, विक्टर। अंधा आदमी उसे समझाता है, जाकर पता करो कि तुम कौन हो और किसने तुम्हें बनाया है। उसकी बात मानकर एडम अपनी यादों के धागे पकड़ते हुए वापस उसी टावर तक पहुंचता है जहां से वह बाहर निकला था। और वहां पहुंचते ही सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगता है। विक्टर, एक्सपेरिमेंट, आग, चीखें, ये सब याद कर वो अंदर से टूट जाता है। वो तुरंत वापस उस बूढ़े आदमी के पास लौटता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। घर के अंदर भेड़िए घुस आए थे और उन्होंने उस अंधे आदमी पर हमला कर दिया था। भेड़िए एडम पर भी हमला करने लगते हैं, लेकिन एडम की शक्ति बहुत ज्यादा थी। वो सभी भेड़ियों को भगा देता है। अब बूढ़ा आदमी आखिरी सांसों पर होता है। उसी समय उसका परिवार भी वापस घर पहुंच जाता है। लोगों को लगता है कि शायद एडम ने ही उस बूढ़े आदमी को मार दिया है। वो सब मिलकर एडम पर हमला कर देते हैं, लेकिन एडम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए वह चुपचाप वहां से दूर चला जाता है। चलते चलते उसे एहसास होता है कि हर किसी का कोई ना कोई परिवार है, बस वो अकेला है। वो मरकर इस दर्द से भी मुक्त नहीं हो सकता। उसी पल वह तय करता है कि वह विक्टर के पास जाएगा और उससे कहेगा कि उसकी तरह की एक पत्नी बनाए, कोई जो उसके साथ रहे। एडम विक्टर को खोजता हुआ उसके घर पहुंच जाता है। आज विलियम और एलिजाबेथ की शादी का दिन है। एलिजाबेथ आज भी एडम को याद करती है और अब विक्टर से नफरत करने लगी है, लेकिन विक्टर को इन बातों की कोई परवाह नहीं। वह अपने कमरे में शादी की तैयारी कर रहा होता है। तभी अचानक उसके सामने एडम खड़ा हो जाता है। एडम को बोलता हुआ देखकर विक्टर भी दंग रह जाता है। एडम विनती करता है, प्लीज मेरे लिए एक पत्नी बना दो, मैं अब और अकेला नहीं रह सकता। लेकिन विक्टर जलन और गुस्से में उसे तुरंत मना कर देता है। वह भीतर ही भीतर इस बात से जल रहा था कि एलिजाबेथ कभी एडम की तरफ आकर्षित हुई थी। विक्टर की नजर में एडम एक राक्षस था, इसीलिए वह उसकी मदद से साफ इनकार कर देता है। अब एडम के भीतर भी गुस्सा भड़कने लगता है। वो विक्टर पर हमला करने लगता है। कमरे में तोड़फोड़ की आवाज गूंजने लगती है। उसी शोर को सुनकर एलिजाबेथ भी ऊपर पहुंचती है और जैसे ही वो एडम को देखती है उसकी आंखें खुशी से भर जाती हैं। उसे विश्वास नहीं होता कि एडम सच में वापस आ गया है, लेकिन उसी पल विक्टर हमला कर देता है। एलिजाबेथ एडम को बचाने की कोशिश में बीच में आ जाती है और उसी कोशिश में उसकी मौत हो जाती है। ये नजारा देखकर एडम पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। वो सब पर हमला कर देता है और इस हंगामे में विलियम भी बुरी तरह घायल हो जाता है। एडम एलिजाबेथ के शरीर को उठाकर वहां से चला जाता है। विक्टर नीचे आता है और देखता है कि उसका भाई मर चुका है और एलिजाबेथ को एडम ले गया है। अब वो भी जिंदा नहीं बचेगी। ये सोचकर विक्टर का गुस्सा पागलपन में बदल जाता है। अब उसे किसी भी कीमत पर बदला लेना था। वो एडम की तलाश में निकलता है और आखिरकार उसे ढूंढ लेता है।
एडम शांत आवाज में बताता है, एलिजाबेथ मर चुकी है और अब मैं भी जीना नहीं चाहता। या तो तुम मुझे मार दो या मैं तुम्हें इतनी तकलीफ दूंगा कि तुम जिंदगी भर चैन की सांस नहीं लोगे। फिर एडम विक्टर पर हमला करता है, उसे चोट पहुंचाता है और कहता है, जब यह जख्म भरेगा तब मैं वापस आऊंगा तुम्हें और दर्द देने के लिए। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब विक्टर और एडम दोनों के लिए एक ही मकसद रह गया था, एक दूसरे को खत्म करना। एडम का पीछा करते करते विक्टर बर्फीले तूफानों में आगे बढ़ता जाता है। कई महीने बीत जाते हैं और आखिर वही रात आती है, वही रात जब कैप्टन को विक्टर मिला था। विक्टर एक टेंट में होता है और एडम एक बार फिर उस पर हमला कर देता है। विक्टर पूरी कोशिश करता है उसे मारने की, लेकिन जैसा कि पहले भी साबित हो चुका है, एडम मर नहीं सकता। वो फिर से उठ खड़ा होता है। आगे की कहानी तो कैप्टन पहले ही सुन चुका था। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। कैप्टन से पूछता है, बताओ मेरी गलती क्या थी? विक्टर ने मुझे बनाया था, लेकिन मैं कोई राक्षस नहीं, एक इंसान था। मैंने सिर्फ एक ही चीज मांगी थी, एक साथी, एक पत्नी, और विक्टर ने वही चीज मुझे देने से इनकार कर दिया। फिर मैंने विक्टर से मौत मांगी, लेकिन विक्टर मुझे मार भी नहीं सका। बताओ मेरी गलती क्या थी? एडम की ये कहानी सुनकर कैप्टन और विक्टर दोनों के दिल भारी हो जाते हैं। विक्टर को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। वह एडम से माफी मांगता है और उसे समझाता है, अगर तुम्हें मौत नहीं मिल सकती तो जिंदा रहो, लोगों की मदद करो, अपनी जिंदगी जियो और मुझे माफ कर दो। एडम जानता था कि अब विक्टर का समय पूरा हो चुका है। वो विक्टर को माफ कर देता है और कुछ देर बाद विक्टर दुनिया छोड़ देता है। कैप्टन समझ जाता है कि असली इंसानियत एडम के अंदर है। वह उसे इज्जत के साथ जहाज से बाहर जाने की इजाजत देता है और जाने से पहले एडम कैप्टन की पूरी शिप को बर्फ से निकालकर कई सैनिकों और खुद कैप्टन की जान बचा लेता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।